नमस्कार, मैं हनुमान सर नालंदा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने आरएमएस की अवधारणा के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने पढ़ा था अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया था। अब हम आपको बता रहे हैं कि अम्ल के दो प्रकार होते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल वे होते हैं वे अम्ल जो जलीय विलयन में शीघ्रता से H+ आयन देते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इनमें से आपको कोई दो एग्जांपल आपको याद करने हैं। मैं दोबारा फिर कैसा बोलता हूं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में शीघ्रता से H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसी प्रकार से दुर्बल अम्ल के बारे में हम अध्ययन करते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में शीघ्रता से H+ आयन नहीं देते हैं, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे HCOOH फॉर्मिक अम्ल, इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल CH3COOH, यह एसिटिक अम्ल। एक और एग्जांपल H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। अम्ल की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल के एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। उसके बाद हमने दुर्बल अम्ल की परिभाषा ये बताई, वे अम्ल जो जलीय विलयन में शीघ्रता से H+ आयन नहीं देते हैं, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। एग्जांपल फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। क्षार को हम इंग्लिश में बेस भी कहते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल यानी कि OH- आयन देते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हैं। एक बार बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, तो हमारा आंसर होता है क्षार कहलाते हैं। एग्जांपल इसका जैसे NaOH, इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+OH-। ये एक जलीय विलयन के अंदर KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K+OH-, एक्वा जलीय विलयन, एक्वा जलीय विलयन, एक्वा CaOH ऑल्ट्राइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वा विलयन Ca+OH- का। यहां पर OH दो परमाणु है, इसलिए हमें संतुलित करने के लिए आगे दो लगाना पड़ेगा और ये प्लस। फिर आता है एक और एग्जांपल NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4+OH-। ये सभी एक जलीय विलयन के अंदर। पोटेशियम की सांद्रता 2 होती है, इसलिए हम यहां पर +2 लगाएंगे। इन
सभी में हमने देखा, सब में OH माइनस आयन बन रहा है, इसमें भी OH माइनस आयन बन रहा है, OH माइनस आयन बन रहा है, OH माइनस आयन बन रहा है। इसलिए हमने इसको क्या कहा, क्षार कहा। इसके दो प्रकार है, एक तो होता प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, और एक दुर्बल क्षार। क्षार दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल क्षार और दूसरा है दुर्बल क्षार। वे क्षार जो जलीय विलयन में शीघ्रता से OH माइनस आयन दे देते हैं, OH माइनस आयन दे देते हैं, उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार दुर्बल क्षार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में शीघ्रता से हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते हैं, उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है भुजा हुआ चूना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम भुजा हुआ चूना कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो हमने आर्सेनिक की अवधारणा कंप्लीट की है। इसके अंदर हमने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा। अम्ल की परिभाषा बताई, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार हमने क्षार के बारे में बताया, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, प्रबल क्षार व दुर्बल क्षार। अब हम नेक्स्ट अवधारणा पढ़ने जा रहे हैं, ब्रास्टेड लोरी अवधारणा। सेकंड एग्जांपल इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जल, ये आपस में क्रिया करते हैं और विकसित होकर H3O प्लस Cl माइनस, ये एक्वा यहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। देखिए आपके पास इसमें H है और यहां पर जाकर देखते हैं और यहां पर H निकल गया है। हमने बताया था वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। देखिए इसके पास H था लेकिन H दे दिया है, इसलिए क्या हो गया, अम्ल। ये अम्ल जो होते हैं वह उल्टा क्षार में बदल जाता है, यानी अम्ल संयुग्मी क्षार में बदल जाएगा, संयुग्मी क्षार में बदल जाता है। जबकि ये जल है, जल प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, ये प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, इसको हम अमोनियम आयन कहते हैं, इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन। देखिए ये H2 है और यहां पर H3 हो गए हैं, तो ये क्या है, क्षार। प्रोटॉन ग्रही है और क्या बनाएगा, ये संयुग्मी अम्ल बना देता है, संयुग्मी अम्ल। ये प्रोटॉन दाता है, ये प्रोटॉन ग्राही है। दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूं, उपर्युक्त अभिक्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोटॉन त्याग कर संयुग्मी क्षार में बदल जाता है, जबकि जल हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करके या प्रोटॉन को ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल में बदल जाता है। लुईस संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न ये उठता है कि जिन पदार्थों के अंदर हाइड्रोजन होते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं उनका तो हम निर्धारण कर सकते हैं कि अम्ल कौन है और क्षार कौन है। जिन पदार्थों के पास में हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होते हैं उन पदार्थों का हम निर्धारण कैसे करें। इसलिए लुईस ने ऐसे पदार्थों का निर्धारण किया जिनके पास हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन नहीं थे। तो अब ले रहे हैं लुईस संकल्पना। लुईस संकल्पना, स्टार क्वेश्चन। लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं,
वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। क्षार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। इसमें विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, देखिए इसमें ग्राही युग्म ग्राही है ध्यान रखना, और जबकि इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। पहले वाले में हम अम्ल में पढ़ते आए कि वो दाता होते हैं, जबकि इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है, विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं, दाता होते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, एक है BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड प्लस अमोनिया NH3। इसके पास में दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, यानी इसको बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन युग्म। तो देखिए इधर ये एकांकी इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे देगा B, यानी बोरोन को देता है, इसलिए B को पहले लिखते हैं और F को हम बाद में लिख देते हैं। ठीक है निशान NH3, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है और ये ले रहा है, इसलिए इसको अम्ल कहा, इसको हम क्षार कहते हैं। तो दोबारा देखिए एक बार, ये BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड और ये अमोनिया। अमोनिया पास में एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग देता है। तो कहने का मतलब वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, जिसे ग्रहण कर रहा है, तो BF3 क्या हो गया, अम्ल हो गया, जबकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है इसलिए क्षार हो गया। अब देखिए यहां पर हमने ये देखा कि अमोनिया जो होता है अपने एक इलेक्ट्रॉन युग्म को बोरोन ट्राइफ्लोराइड को दे देता है, तो इसलिए इसको ये जो बीच में जो बंध बन रहा है इसको हम बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध बोलते हैं, उपसहसंयोजक बंध बोलते हैं। ये आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। उपसहसंयोजक बंध में एक परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसे हम तीन के निशान द्वारा, एकल तीन के निशान द्वारा दर्शाते हैं। हमने पहले अम्ल व क्षार की परिभाषाएं पढ़ी थी, उसमें तीनों वैज्ञानिक थे। पहले आर्रेनियस आया था, फिर ब्रांस्टेड लोरी आया था, फिर उसके बाद में लुईस। ये तीनों परिभाषाएं हम पढ़ने के बाद में अब हम पढ़ने जा रहे हैं अम्ल और क्षार के सामान्य गुण। नंबर 1, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, या हम बोले धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। यह प्रयोग वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में लगातार तीनों सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं। 2018 में आया था, 2019 में आया है और 2020 में भी आके गया है। केवल चित्र ही बार बार पूछ रहे हैं, इसलिए बच्चों आप इस चित्र की घर पर बार बार प्रैक्टिस करें। अब मैं आपको प्रयोग समझा रहा हूं। सर्वप्रथम एक परखनली में दानेदार जिंक के टुकड़े लेते हैं। सर्वप्रथम एक परखनली में दानेदार जिंक के टुकड़े व तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं परखनली में बुदबुदाहट के साथ एक गैस बनती है। इस गैस को प्रवाह नली द्वारा साबुन के विलयन में से प्रवाहित करते हैं, तो हमें हाइड्रोजन गैस के बुलबुले प्राप्त होते हैं। इन बुलबुलों के पास में जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। मैं ये प्रयोग दोबारा फिर आपको एक बार बता रहा हूं। सर्वप्रथम एक प्रणाली में दानेदार जिंक के टुकड़े व तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं प्रणाली में बुदबुदाहट होती है। इस बुदबुदाहट होती है, कोई गैस बनती है। इस गैस को प्रवाह नली द्वारा साबुन के विलयन में से प्रवाहित करते हैं, तो हमें हाइड्रोजन गैस के बुलबुले प्राप्त होते हैं। इन बुलबुलों के पास में जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर यह गैस फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, अतः हम कह सकते हैं यह हाइड्रोजन गैस है। इस प्रयोग को हम एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए Zn प्लस जिंक
प्लस H2SO4। ये जिंक हाइड्रोजन गैस को धक्का दे देगा यहां पर, तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। यानी उपयुक्त प्रयोग को हम इस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ये जिंक के टुकड़े हैं, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये है जिंक सल्फेट है, और ये हाइड्रोजन गैस है। गैस हल्की होने के कारण से ऊपर की ओर तीर का निशान दिखाते हैं ताकि ऊपर उठती गैस, इसलिए इसके निशान ऊपर की ओर दिखाते हैं। ये था अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। प्रश्न आफिल एग्जाम के अंदर कई बार पूछे हैं कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, तो हमारा आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। अम्ल के बारे में हमने पढ़ा था कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। आपने देखा होगा कि अम्लीय पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। इसका मुख्य कारण ये होता है कि खट्टे पदार्थ या अम्लीय पदार्थ जो होते हैं वो धातु से क्रिया करके विषैला पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए हमें खट्टे पदार्थ या अम्ल को धातु के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। दूसरा आता है क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, सभी धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है, जबकि जिंक क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, Na2ZnO2। इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट। यह एक लवण है, सोडियम जिंकेट एक लवण है, और प्लस हाइड्रोजन गैस। दोबारा बता रहा हूं आपको कि धातु है, ये क्षार है, जिंक जिसको हम जस्ता भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, आपस में क्रिया करके सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ये अम्ल और धातु ऑक्साइड हमने लिया, कॉपर ये धातु है और ये ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, धातु ऑक्साइड, यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, CuCl2 प्लस जल, लवण व जल। हमने पहले भी आपको बताया था उदासीनीकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, उसी के भांति अभिक्रिया चलती है। इसमें धातु ऑक्साइड होता है जो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाता है। यहां पर धातु ऑक्साइड जो है वो क्षार की भांति कार्य करता है, धातु ऑक्साइड क्षार की भांति कार्य करता है, इसलिए हम कह सकते हैं धातु ऑक्साइड एक क्षारीय ऑक्साइड होता है, धातु ऑक्साइड एक क्षारीय ऑक्साइड होता है, क्षारीय ऑक्साइड होता है। आज के वीडियो के अंदर हमने लुईस संकल्पना और अम्ल व क्षार के सामान्य गुणों के बारे में अध्ययन किया था। उसके अंदर सामान्य गुण में पहला गुण हमने किया था धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, और दूसरा हमने लिया था क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, तीसरा पॉइंट हमने लिया अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। कल हम लेंगे क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे।